Welcome everyone in our online teaching platform PKJ Political Classes। आज आप सबका स्वागत है PKJ Political Classes में। और आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगेन आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर विथ योर peer groups and please if you have any doubt, any questions, so put your question in chat box। अब अपने सभी सवाल को, जो भी आपको कंसर्न है, उसको ज़रूर से अपने चैट बॉक्स में डालिए। इस चैनल को बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के बीच। स्लाइड्स 14 ऑनवर्ड्स, नाउ यू कैन सी सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। आप 14वें स्लाइड से देख सकते हैं कि नारीवाद का जो दूसरा लहर है वो क्या है। बेसिकली आप देखिए कि द फॉर्म ऑफ feminism that emerged in the 1960s and 70s and was characterized by more radical concern with women's liberation, including and perhaps especially in the private sphere। मतलब आप देखते हैं कि 1960 और 70 के दशक में ये इमर्ज होता है, उदित होता है ये स्वरूप। और इसकी ये विशेषता है कि नारीवाद का विषय अधिक उग्र रूप से महिला स्वाधीनता से जुड़ा हुआ है। ये वुमेन लिबरेशन के साथ जुड़ा हुआ है और इसका संबंध जो है वो निजी क्षेत्र से स्वाधीनता यानी परिवार आदि से स्वाधीनता से है। And you can see the second wave feminism acknowledged that achievement of political and legal rights had not solved the women's question। और इसके साथ साथ जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म है, जो नारीवाद का दूसरा लहर, वो ये भी मानता है कि जो उपलब्धि, जो अचीवमेंट एक्वायर कर लिया फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में, दैट इज़ पॉलिटिकल एंड लीगल राइट, दैट इज़ गुड, बट हैड नॉट सॉल्व द वुमेन्स क्वेश्चन। लेकिन महिलाओं का जो सेंट्रल क्वेश्चन है उसको वो सॉल्व नहीं करता है ना। ये सेकेंड वेव फेमिनिज्म मान के चलता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्कॉलर हैं, आप सब जानते हैं, साइमन डी बुआ तो एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर हैं ही। लेकिन पूरे स्कॉलर्स के अगर नाम को देखें तो साइमन डी बुआ के साथ साथ इसमें आप देखिएगा बेटी फ्रीडन भी है, इसमें केट मिलेट भी है और फायरस्टोन भी है। यानी आप बेटी फ्रीडन का आपने नाम वहाँ भी देखा था, यहाँ पे भी है। लेकिन बेटी फ्रीडन को आप इस तरह से देख सकते हैं कि वो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच का एक तरह से सिंथेसिस करती है, मतलब सेतु का काम करती है दोनों के बीच में, ठीक है ना। लेकिन इन चारों का ही नाम आप यहाँ पे आप लिखेंगे जब आप सेकेंड वेव फेमिनिज्म करेंगे। तो वन बाय वन हम इसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला आपको नाम बताया साइमन डी बुआ, द सेकेंड सिक्स। Second one is Betty Friedan, The Feminine Mystic. Third one is Kate Millett, Sexual Politics, published in 1970. And fourth is Firestone and her writing The Dialect of Sex, published in 1970। और दीज लेड डाउन द थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ सेकेंड वेव। और ये सारी रचनाएं, ये सारे इंपॉर्टेंट थियरिस्ट जो है एक तरह से सैद्धांतिक जो है ज़मीन तैयार करते हैं सेकेंड वेव फेमिनिज्म का। एंड इट वाज ए वेरी powerful movement and started the slogan of the women's liberation movement coined in 1964 and appeared in the front of 1966। ये अत्यधिक शक्तिशाली आंदोलन है, जैसा हम जानते हैं, जो महिला मुक्ति आंदोलन के नारों के साथ जुड़ा और शुरुआती तौर में 1964 में तथा 1966 में ये प्रिंट के रूप में छप के आने लग गया था। ये जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म के सारे मुद्दे हैं, तो मेन मुद्दा क्या है, मेन इशूज़ क्या है सेकेंड वेव फेमिनिज्म का, उसको आप देखिए स्लाइड नंबर 19 से। तो तीन इंपॉर्टेंट इशूज़ है जिसपे सेकेंड वेव फेमिनिज्म काम करता है। फर्स्ट वन इज़ पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता, दूसरा है सेक्स एंड जेंडर यानी कि लिंग और जेंडर का डिबेट, और तीसरा है पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर का डिबेट यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का डिबेट, है ना। तो तीनों को ही हम अलग अलग से समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्या है, पहला है पेट्रियार्की। तो लिटरली पेट्रियार्की का क्या मतलब होता है? पेट्रियार्की का मतलब होता है पितृसत्ता, मीन्स लिटरली रूल बाय द फादर, often used more generally to describe the dominance of man and subordination of women in the society at large। मतलब शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है पिता का शासन या पुत्र का शासन
और सामान्य रूप से ये जो है समाज में महिलाओं के ऊपर पुरुषों के डोमिनेंस को यानी प्रभुत्व को दिखाता है। फेमिनिस्ट बेसिकली यूज द कंसेप्ट ऑफ पेट्रियार्की टू डिस्क्राइब द पावर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन। जो नारीवादी विचारक हैं वो भी इसका प्रयोग जो है समाज में ही जो शक्ति संबंध है पुरुष और महिलाओं के बीच में उसको मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए पेट्रियार्की का प्रयोग करते हैं। फेमिनिस्ट बिलीव थ्रू पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर द डोमिनेंस ऑफ फादर ब्रदर इन द फैमिली symbolize male supremacy in all other institution। और नारीवादी ये मान के चलते हैं कि जो परिवार के अंदर जो पिता और पुत्र का प्रभुत्व है और जो ये पितृसत्तात्मक जो संरचना है वो उसे बताते हुए कहती हैं कि परिवार में पिता और पुत्र का जो डोमिनेंस है वो दरअसल इतना सांकेतिक होता है और इतना उसका स्पिल ओवर होता है, प्रसार होता है कि वही एक तरह से डोमिनेंस अलग इंस्टीट्यूशन और अलग संस्थाओं में भी देखने को आपको नजर आता है। वो परिवार से शुरू होता है और बाहर के इंस्टीट्यूशन में भी आपको दिखता है। तो पेट्रियार्की इज देयरफॉर कॉमनली यूज्ड इन ए ब्रॉडर सेंस टू मीन क्वाइट सिंपली रूल बाय मैन बोथ विद इन द फैमिली एंड आउटसाइड। तो सामान्य रूप से ये परिवार के अंदर और बाहर दोनों ही के स्थिति को बताता है। केट मिलेट फॉर इंस्टेंस डिस्क्राइब पेट्रियार्कल गवर्नमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन वेयर बाय द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय दैट हाफ विच इज मेल। और केट मिलेट जो है इस पूरी पितृसत्ता को मतलब परिवार के बाहर के स्थिति में भी देखती हैं और कहती हैं पेट्रियार्कल गवर्नमेंट यानी पितृसत्तात्मक सरकार और पितृसत्तात्मक सरकार एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ की half of the population which is female is controlled और governed by half of the population that is male। मतलब आधी आबादी जो महिला है वो शेष आधी आबादी जो पुरुष है उससे नियंत्रित होती है। तो ये एक तरह से पितृसत्तात्मक स्थिति है। सी सजेस्टेड दैट पेट्रियार्की कंटेन्स टू प्रिंसिपल। वो कहती हैं दो स्तरों पर पेट्रियार्की को आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज मेल सेल डोमिनेंट फीमेल एंड मेल सेल डोमिनेंट मेल सेल डोमिनेंट फीमेल एंड सेकेंड वन इज एक्चुअली इल्डर मेल सेल डोमिनेट यंगर, है ना। ये दो इसमें पॉइंट है। मतलब एक तो पुरुष जो है वो महिला पर शासन करता है और दूसरा जो है जो पीढ़ीगत इशारा करते हुए मतलब जनरेशन का इशारा करते हुए कि बड़े और बूढ़े जो है वो युवाओं पर प्रभुत्व स्थापित करते हैं। तो ये इसे जो है सेक्सुअल भी देखते हैं और जनरेशनल ऑपरेशन के रूप में भी केट मिलेट इसको देखने की कोशिश करते हैं। अगले पिक्चर में भी आप देख सकते हैं जब आप डिफाइन कर रहे हैं इसको तो देखिए आपको स्लाइड नंबर 25 में आप देख सकते हैं कि दो स्ट्रक्चर्स है कि कैसे सिस्टम ऑफ मेल पावर है। मतलब एडुकेशन हो, वर्क हो, पॉलिटिक्स हो, पब्लिक लाइफ हो, शिक्षा कार्य का क्षेत्र हो, राजनीति हो, सार्वजनिक जीवन हो, सब जो है कैसे मेल पावर के डोमिनेंट में रहता है। और बेसिकली जो है ये जो मेल पावर का डोमिनेंट आप देखते हैं ये नीचे कहाँ से आता है? एक पेट्रियार्कल फैमिली से आता है। तो देखिएगा पेट्रियार्कल फैमिली सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा सिस्टम ऑफ मेल पावर, क्योंकि पहले परिवार में ही हस्बैंड ब्रदर डोमिनेट करता है वाइफ और चिल्ड्रन को, और वो जो पितृसत्तात्मक परिवार या पेट्रियार्कल फैमिली है वही जो है वो स्पिल ओवर आपको करता है बाहर के सिस्टम ऑफ मेल पावर के रूप में, जो कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में आप देखते हैं। ठीक है। अगला जो डिबेट है, जो इशू है रेडिकल फेमिनिज्म या आप कह सकते हैं कि सेकेंड वेव फेमिनिज्म का, वो है सेक्स और जेंडर के बीच का डिबेट। और बेसिकली सेक्स उसको कहते हैं जो नेचुरल होता है। मतलब कोई बाय सेक्स मेल है, कोई फीमेल है, कोई थर्ड सेक्स है, वो आपका सेक्स है। वही जेंडर जो है वो टर्म बेसिकली सोसाइटियल इम्पोजिशन है, मतलब समाज के द्वारा परिभाषित या थोपित ये शब्द है जेंडर। और जब भी हम जेंडर यूज़ करते हैं तो दो जब मेल और फीमेल के बारे में हम इमेजिन करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि मेल मीन्स ब्रेड विनर होगा और फीमेल मतलब होम मेकर होगा। मतलब जब भी हम जेंडर की शब्दावली के बारे में कल्पना करते हैं तो फिर मान के चलते हैं कि अगर आप पुरुष हैं तो आप रोटी कमाने की जिम्मेदारी आपकी होगी, और आप महिला हैं तो घर संवारने घर बनाने की जिम्मेदारी आपकी होगी।
ओके। तो बेसिकली सेक्स और जेंडर का जो ये पूरा डिबेट है वो नेचर और सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब सेक्स इज रिलेटेड टू नेचर एंड जेंडर इज रिलेटेड टू सोसाइटल इम्पोजिशन। ये सेक्स प्रकृति से जुड़ा है और जेंडर सामाजिक प्रतिरूपण से जुड़ा हुआ है। फेमिनिस्ट हैव ट्रेडिशनली चैलेंज द आइडिया ऑफ बायोलॉजी इज डेस्टिनी बाय ड्राइंग ए शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन sex and gender, and sex in this sense refers to a biological difference between females and males, and these differences are natural and therefore are unalterable. Gender on the other hand is a cultural term, and it refers to different roles that society ascribe to women and men, and generally differences are typically imposed contrasting stereotype of masculinity or femininity. मतलब ये जो आप सेक्स और जेंडर के बीच जो अंतर आप देख रहे थे कि नारीवादी जो है जीव वैज्ञानिक रूप से को एक नियति मानकर चलने वाले परंपरागत सोच की आलोचना करता है, और सेक्स और जेंडर में अंतर करते हुए कहता है कि सेक्स का मतलब है स्त्री पुरुष के बायोलॉजिकल डिफरेंसेस से, जो कि ये अंतर नेचुरल है जिसे बदला नहीं जा सकता, जबकि जेंडर का शब्दावली जो है वो समाज के द्वारा थोपा गया है, और ये समाज ही उसी के आधार पर जो है किसी पुरुष के पुरुषत्व और महिला के नारीत्व की के बारे में सोचता है। ठीक है ना। एज साइमन डी बुआ पॉइंटेड आउट, वुमेन आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न। इसका इसका सिंपल यही मतलब है कि महिलाएं जो है वो जन्म नहीं लेती है, वो बनाई बनाई जाती है। मतलब अगर जो है कोई पुरुष कोई महिला जन्म के रूप में जन्म नहीं लेती है। अगर महिला है तो महिला के काम वैसे ही होने चाहिए। वो लड़की है तो वो गुड़ियों के साथ ही खेले, वो लड़की है तो वो किचन में टाइम बिताए, वो लड़की है तो वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रेस को फॉलो करे। तो ये समाज बनाता है। तो बेसिकली पेट्रियार्कल आइडियाज ब्लर द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर एंड एज्यूम दैट all social distinction between man and woman are rooted in बायोलॉजी और एनाटॉमी। वो डायरेक्ट पेट्रियार्कल आइडिया ये मान के चलता है कि सेक्स और जेंडर के बीच जो है किसी प्रकार का जो अंतर आप देखते हैं वो बायोलॉजिकली है। वो ये नहीं मानता है कि हाँ ये समाज ने बनाया है ये अंतर, वो मान के चलता है बायोलॉजिकली ही है ये, और महिला जो है वो फिजिकली जो है इन्फीरियर है पुरुषों की तुलना में। फेमिनिस्ट इन कॉन्ट्रास्ट यूजुअली डिनाई दैट देयर इज ए नेसेसरी और लॉजिकल लिंक बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, एम्फेसिस दैट जेंडर डिफरेंसेस आर सोशली और इवन पॉलिटिकली कंस्ट्रक्टेड। वहीं जो नारीवादी चिंतक है वो मान के वो उन्हें नहीं लगता है कि सेक्स और जेंडर के बीच कोई उस तरह से तार्किक कोई संबंध है कि सेक्स का ये मतलब है जेंडर का, लेकिन वो मानते हैं कि ये जो हमने बनाया है ना कि सेक्स और जेंडर का डिबेट, वो सामाजिक रूप से तो है ही, साथ में ये पॉलिटिकली भी कंस्ट्रक्टेड है। मतलब ये राजनीतिक शब्द भी है जब हम कहते हैं कि महिलाएं घर के अंदर है, क्योंकि महिलाएं जो है वो मतलब कि उस पर्टिकुलर काम के लिए बनाई गई। ये कह के हम इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि हम महिलाओं के को बाहर के वर्ल्ड के में रिप्रेजेंट नहीं होने देना चाहते। हम नहीं चाहते कि महिलाएं घर के बाहर निकल के राजनीति में जाएं, महिलाएं समाज सेवा करें, महिलाएं पॉलिटिक्स और सोशल वर्क और इंटरप्रेन्योरशिप जैसे बाहर के जगत के काम के साथ जुड़े, है ना। तो इसीलिए ये कहते हैं फेमिनिस्ट कि ये सोशल के साथ साथ पॉलिटिकली कंस्ट्रक्टेड टर्मोलॉजी भी है। उसके उसके साथ उसको देख के जोड़ के हमें देखना चाहिए। आगे जो तीसरा है वो है पब्लिक एंड प्राइवेट इशू। रेडिकल फेमिनिज्म अराइज करते हैं, वो इशू जो है वो है पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर का, यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का। और आप स्लाइड नंबर 31 में देख सकते हैं कि जो प्राइवेट स्फेयर है उसका मतलब है फैमिली, है ना। जहाँ की वो वुमेन केयरिंग करती हैं, चाइल्ड का जो है रेयरिंग होता है या फिर डोमेस्टिक वर्क होता है, ये सब कुछ जो है वो प्राइवेट स्फेयर के साथ जुड़ा होता है। और प्राइवेट स्फेयर को जो है प्राइवेट वुमेन भी कहते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जो पब्लिक स्फेयर है, पब्लिक स्फेयर ऑल्सो नोन एज पब्लिक मैन, मतलब जहाँ पॉलिटिक्स है, एडुकेशन है, करियर है, आर्ट है, लिटरेचर है, ये सारा आपके परिवार के बाहर का डोमेन है जहाँ पुरुषों का आधिपत्य होता है। मीन्स दैट डोमेन टोटली कंट्रोल्ड बाय मैन। So traditional notion of what is political locates politics in the arena of
public rather than private sphere, and politics has usually been understood as an activity that takes place within a public sphere of government, institution, political parties, pressure group and public debate. मतलब परंपरागत रूप से जब हम राजनीति को परिभाषित करते हैं तो राजनीति का जो एरिया है वो है घर से बाहर की दुनिया, यानी कि वो सार्वजनिक क्षेत्र की दुनिया है ना। मतलब राजनीति को हम ऐसे क्रियाकलाप के रूप में देखते हैं जहाँ की सरकारी संस्थाएं, राजनीतिक दल, दबाव समूह, पब्लिक डिबेट, ये सब कुछ होता हो, और वो एरिया कहाँ है, वो एरिया है पब्लिक स्फेयर का एरिया, ना कि प्राइवेट स्फेयर का एरिया। और उसके विपरीत उसके उसके उलट प्राइवेट स्फेयर का एरिया क्या है भैया, जो प्राइवेट स्फेयर का बेसिकली एरिया है, प्राइवेट स्फेयर का एरिया कंसिस्ट क्या करता है, वो कंसिस्ट करता है फैमिली लाइफ एंड पर्सनल रिलेशनशिप। Family life and personal relationship have normally thought to be part of private sphere and therefore to be non-political। चूंकि वो परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, फैमिली लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये नॉन पॉलिटिकल होता है। तो basically traditionally the public sphere of life in encompassing political work, art, literature has been preserve of man, while woman has been confined to assemble private existence centered on family and domestic responsibilities। मतलब परंपरागत रूप से ऐसा ही माना गया था कि जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें राजनीतिक, कार्यस्थल, संस्कृति, कला, साहित्य सभी होगा, वो पुरुषों का आधिपत्य वाला क्षेत्र होगा, और परिवार और प्राइवेट क्षेत्र जो है वह क्षेत्र है जहाँ परिवार और घरेलू जिम्मेदारी होती है, वो महिला वहाँ पे वो वहन करेगी उन जिम्मेदारियों को। एंड फेमिनिस्ट हैव देयरफॉर साउट टू चैलेंज द डिवाइड बिटवीन पब्लिक मैन एंड प्राइवेट वुमेन एंड प्रोक्लेमिंग द आइडिया पर्सनल इज पॉलिटिकल मीन्स प्राइवेट इज ऑल्सो पॉलिटिकल। और यही कारण है कि जो परंपरागत नारीवादी हैं वो जो है इस पूरे पब्लिक और प्राइवेट को जो डिवाइड किया है उसको चैलेंज करती हैं, और वो कहती हैं ऐसा नहीं है, दरअसल प्राइवेट भी पॉलिटिकल है, अगर पब्लिक पॉलिटिकल है तो प्राइवेट भी पॉलिटिकल है। और वो यही कह के वो पब्लिक और प्राइवेट के बीच जो अंतर है उसको ख़त्म करने की कोशिश करती हैं और एक स्लोगन देती हैं, वो स्लोगन है पर्सनल इज पॉलिटिकल, यानी कि या जो व्यक्तिगत है वो भी राजनीतिक है। और लेकिन जो पर्सनल इज पॉलिटिकल जो है वो उसका मतलब क्या है, वो पूरा हम डिबेट को एक अलग से वीडियो में बता रहे हैं, क्योंकि ये पूरी स्टेटमेंट पर्सनल इज पॉलिटिकल के ऊपर जो है कई बार सिविल सर्विसेज में भी, कई बार आगे के एमए के एंट्रेंस देंगे आप, रिसर्च का कुछ करेंगे, स्टेट पब्लिक सर्विसेज देंगे, तो हर जगह इस पर कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। अगला जो 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 एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है उस पे हम जो है यहाँ तक इसको यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। चलिए।